जी, कल वाली बात से मैं स्टार्ट करूंगा जो मैंने एंड किया था कल की क्लास। हमने बात की थी बेसिक रूल ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। यानी जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता हूं तो रूल हमने ये पढ़ा था, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा वर्डिंग को, ऑफ पेरेंट and subsidiary shall be added as line by line item। यानी पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गिवन है और जो सब्सिडरी कंपनी में गिवन है, दोनों को ऐड करते जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट जो पेरेंट कंपनी की बुक में दिया हुआ है, जो सब्सिडरी कंपनी की बुक में दिया हुआ, उसको ऐड करते जाएंगे एंड सो। ठीक है। लेकिन मैंने वर्ड यूज किया एसेट्स और लाइबिलिटी, मैंने इक्विटीज का वर्ड यूज नहीं किया, ये माइंड में रखिएगा। लेकिन फर्दर आगे वो कहता है कि however the cost of investment in S, ये हेड है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस। ये किसकी बुक में आ रहा होगा? आप लोग जरा मुझे बताइएगा, किसकी बुक में आ रहा होगा ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस? पेरेंट कंपनी। गुड, वेरी गुड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पेरेंट कंपनी कर रही है ना, तो ये होगा इन पीज बुक। शेल बी सेट ऑफ, हमने ये पढ़ा था कि ये कैंसल हो जाएगा किसके अगेंस्ट? इक्विटी पोर्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एस कंपनी। ये सिंपल बेसिक रूल है, और बेसिक रूल में इसको इसलिए कहा करता हूं, ये स्टैंडर्ड में कहीं ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ बेसिक रूल। हर एक का अपना पढ़ाने का समझाने का तरीका होता है, तो जो मैंने ये नोट्स बनाए अपने, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि हम इसको बेसिक रूल का नाम दे देते हैं। मैं इसको बेसिक इसलिए कहता हूं कि जो सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ये रूल आपका हमेशा अप्लाई होना है। ठीक है, कोई जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इस पे एप्लीकेशन 100% होनी है। अब अगर इसको जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, और ये आपकी इक्विटी है, पी कंपनी और एस कंपनी। अब एसेट्स में तमाम एसेट्स होंगे, लिस्ट होगी, मैं यहां लिस्ट नहीं बना रहा, यानी करंट एसेट भी होंगे, नॉन करंट एसेट भी होंगे, और इवन नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन एस भी होगा। अब ये मैं सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं, ये देखिएगा। लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों होंगी, ये आ गया, और ये इक्विटी आ गई पेरेंट की। सब्सिडरी कंपनी में भी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एस यहां नहीं होगा क्योंकि वो तो यकीनी बात है पी की बुक में होगा। करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी। अब इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, यकीनी बात है ये एसेट को टोटल करूं और लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी को टोटल करो तो इक्वल होती है ना, ये तो पढ़ा हुआ आपने, ये इक्वल हो। कंसोलिडेटेड का जब मैं ये रूल लगाता हूं, जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वैल्यूज लाऊंगा तो कैसे होगा? करंट एसेट जो यहां आएंगे वो पेरेंट प्लस सब्सिडरी दोनों को ऐड कर, अगर मसलन ये 500 है या 100 है तो ये 600 हो गया, सिंपल प्लस। नॉन करंट एसेट भी पी प्लस एस होंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस हमने सेट ऑफ कर देनी है, यानी ये आनी ही नहीं है कंसोलिडेशन। अब ये एसेट साइड हो गई। करंट लाइबिलिटीज भी मैं पी प्लस एस करूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी मैं पेरेंट प्लस सब्सिडरी की ऐड कर दूंगा एज लाइन बाय लाइन आइटम। लेकिन इक्विटी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी की आएगी। अब अगर मैं इसको टोटल करता हूं, इसे और इसे, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल इक्वल आना चाहिए? यस, एग्री करते हो ना? क्योंकि देखो कंसोलिडेशन तो चाहे कोई भी हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल आनी चाहिए।
इसके इक्वल आने में एक शर्त नजर आ रही है मुझे, और वो क्या है, मैं दो चीजें कैंसिल कर रहा हूं, एक इन्वेस्टमेंट इन एस पेरेंट की बुक में से और एक इक्विटी पोर्शन एस की बुक में। ये बिल्कुल टैली होगा, कब टैली होगा, जब ये दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, और अगर डेबिट और क्रेडिट में कैंसिल कर रहा हूं, दोनों की अमाउंट इक्वल है, तो वेरी सिंपल थिंग कि ये दोनों इक्वल आएंगी। ये मेरी बात समझ आई है जो मैंने ये आखिरी बात की आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। जी ठीक हो गया। अब मैं यानी कहीं पे भी जहां मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं ना, प्लीज यहां मैं खास तौर पे किया करूंगा आपसे, तो वहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे लाजमन डिस्कस कर लेना, क्योंकि आगे जाके ना ये ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं इस रूल को अप्लाई करके कंसोलिडेट करता हूं तो ये इक्वल तब आएगी जब मेरी इन्वेस्टमेंट इन एस जो पी की कंपनी की बुक में है और जो इक्विटी की बुक में एस कंपनी में इक्विटी आ रही है, ये इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डेबिट साइड से भी और क्रेडिट साइड से भी इक्वल अमाउंट माइनस कर दूं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो टैली रहेगी ना। ठीक है जी। लेकिन इन प्रैक्टिस ये मुमकिन है कि ये दोनों इक्वल होंगी। मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूं ये क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ग्रुप अकाउंट बनाते हो तो आप ये कहते हो कि ये दो एंटिटीज जरूर हैं लेकिन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है। जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं तो उसके पीछे मेरा थीम क्या है कि ये एक कंपनी बन चुकी है, बेशक वो दो कंपनीज हैं, वो एक कंपनी बन चुकी है। तो जब एक कंपनी बन रही है तो क्या अपनी ही कंपनी अपनी ही, यानी एक कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है दूसरी कंपनी में, कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक कंपनी है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो एंट्री को मैं लूं जो उसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट में आ रही है? लॉजिक समझो, मैं फिर रिपीट करता हूं। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब मैं कहता हूं पेरेंट प्लस सब्सिडरी एक ग्रुप है, एक कंपनी है, तो फिर पेरेंट और सब्सिडरी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंपल इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस बन जाती हैं, वो एक ही कंपनी की ट्रांजैक्शन बन जाती हैं, वो हम अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, वो कैंसिल हो रही है। ठीक है। और ये दूसरी चीज, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि पी कंपनी ने एस का बिजनेस खरीदा है। अगर ये इक्वल है, मसलन ये 400 मिलियन की इक्विटी है और 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये क्या शो कर रहा है कि 400 मिलियन का बिजनेस आप 400 मिलियन में खरीद रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है मार्केट में? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। आप कहोगे नो, एग्री करोगे मेरी बात? ये पॉसिबल नहीं है कि 400 मिलियन की वर्थ हो बिजनेस की और मैं उसको 400 मिलियन में खरीद रहा हूं, बल्कि ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उससे ज्यादा अमाउंट शायद पे कर रहा हूं। अगर मैं 400 मिलियन के बिजनेस में 500 मिलियन का बिजनेस खरीद पे कर रहा हूं, 100 मिलियन में ज्यादा क्यों पे कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है। अब मैं यहां एक लाइन बोलने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इन दोनों को कैंसल करते हैं और ये दोनों इक्वल नहीं होते, डेफिनेटली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल नहीं आएगी। रीजन ये है कि मैंने गुडविल रिकॉर्ड नहीं की। यानी अगर ये दोनों टैली ना हो तो पहला डिफरेंस किसकी वजह से आता है? गुडविल की वजह से। ये लाइन मेरी समझ गए हो ना, अंडरस्टैंड कर गए जो मैं बात कर रहा था? यस सर। ठीक है। अब आगे चलिए। ये तो एक रीजन हो गई, लेकिन सिर्फ एक रीजन डिफरेंस नहीं होती। ये जो अभी मैंने एग्जांपल ली है कि 400 मिलियन का बिजनेस 400 मिलियन में खरीदा है, ठीक है, एग्री, 400 मिलियन का बिजनेस 400 मिलियन में खरीदा है। ये तो तब मुमकिन है जब 100% शेयर्स आपने खरीदे हों, लेकिन जरूरी है कंसोलिडेशन के लिए कि 100% शेयर खरीदे जाएं, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए मिनिमम शेयर एक्विजिशन जो है वो 51% है। अगर एक पी कंपनी ने 60% बिजनेस खरीदा है इसका, तो फिर 400 के अगेंस्ट आप 400 तो पे नहीं कर रहे होंगे ना, फिर तो कम पे कर रहे होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इक्विटी तो उतनी कैंसिल करनी चाहिए जितना मैंने बिजनेस खरीदा है। मैंने अगर एक बिजनेस 70% खरीदा है तो 70% एक कंपनी बन गई है, तो 70% कैंसिल होना चाहिए। तो 30% का क्यों कैंसिल, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, जबकि मैं रूल के मुताबिक सारा कैंसिल कर चुका हूं, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये दूसरा डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहां पर आएगा, जब आपकी होल्डिंग 100% से कम होगी, यानी 100% एक्विजिशन नहीं होगी, चाहे वो 90 हो, 80 हो, 70 हो, 60 हो, मोर देन 50% हो, बट 100 ना हो। तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। थर्ड, अगर ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही और ये दो चीजें मैं कैलकुलेट करके इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर भी चुका हूं, फिर भी टैली नहीं हो रही, फिर तीसरी रीजन भी हो सकती है कि मैंने एक्विजिशन कब की है। हो सकता है कि मैंने एक्विजिशन की है 1 जनवरी को और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है 31 दिसंबर की। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एस कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, एस कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, क्या वो प्रॉफिट जो है वो इस इक्विटी में शामिल है? आंसर बताइएगा। यस सर। जी बिल्कुल शामिल है। और क्या वो कैंसिल होना चाहिए? नो सर। नो, क्योंकि अब वो हमारा ग्रुप है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, फिर मैं क्यों कैंसिल करूं? रूल कहता है कि इसको कैंसिल कर दो, सेट ऑफ कर दो। इट मींस जो अमाउंट मैंने कैंसिल की है वो डिफरेंस क्रिएट कर गई, और जब तक ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा ये टैली नहीं करेगा, और इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्लीज अब ये याद रखिए, जब भी आप कंसोलिडेशन करने लगोगे, जब तक मैं ये तीन चीजें कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं कंसोलिडेशन कर ही नहीं सकता। और अगर इन तीन चीजों को कैलकुलेट किए बगैर मैं सिंपल एडजस्टमेंट के थ्रू अगर टैली करने की कोशिश करता हूं, ये कभी भी टैली नहीं करेगी। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो सिंगल कंपनी अकाउंट में कहीं नजर नहीं आएंगी, ये सिर्फ नजर आएंगे एक्विजिशन में। एक चीज यहां फर्दर माइंड में रखिएगा, जर्नल एंट्री जब मैं करवाऊंगा आगे जाकर, अभी से माइंड में रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि जी ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट अब हमारी बुक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। दिस इज द रॉन्ग परसेप्शन। सिंगल कंपनी अकाउंट्स में जो बैलेंस आ रहे हैं, कंसोलिडेशन में जो हम एडजस्टमेंट करके नए बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो नए बैलेंस सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए है। जब आप सिंगल कंपनी अकाउंट में जाओगे, अगले साल की फाइनेंशियल बनेगी तो ओपनिंग बैलेंस यहां से नहीं उठाए जाएंगे, यहां से उठाए जाएंगे। इसलिए ये जो एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस में होंगी, उसकी एंट्री अलग तरीके से की जाती है। कुछ अमाउंट्स ऐसी होंगी जो इनमें एडजस्ट की जाएंगी और उसकी एंट्रीज फिर यहां पर की जाएगी। वो खैर वक्त के साथ सीख लोगे। मैं फिर दोबारा आता हूं इन तीन चीजों की तरफ। ये तीन चीजें जब मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा और सही कैलकुलेट करके इनकॉर्पोरेट करूंगा, और अब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो ये 100% टैली हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब हम क्वेश्चन आता है इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, तो हम पहला पेज छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जो बैलेंस शीट होती है, जो एसओएफई, वो छोटी सी होती है और एक पेज पे बड़े आराम से पूरी आती है, लेंथी भी पूरी आ जाती है, चलो इस तरह समझ लो। दूसरे पेज पे पहले आपने वर्किंग करनी है, इसको हम कहते हैं 5 बेसिक वर्किंग्स। ये 5 वर्किंग आपने हर क्वेश्चन में शो करनी है। वर्किंग नंबर 1, और यहीं से मैंने फिर डिटेल में आपको हर चीज सिखानी है। पहली हम वर्किंग बनाते हैं जिसमें इसके मार्क्स होते हैं हर चीज के। ग्रुप स्ट्रक्चर, जो कंपनीज आपने एक्वायर की है उसका ग्रुप स्ट्रक्चर आप शो करोगे। ग्रुप स्ट्रक्चर में 3 चीजें शो करनी है।
जैसे मर्जी शो करो, स्टैंडर्ड कहीं नहीं ये कहता जी इसी फॉर्मेट को करो, लेकिन 3 चीजें लाजमन शो करनी है, वो जो मुझे कैलकुलेशन में हेल्प देंगी। नंबर 1 कि मैंने कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं, जिसको कह सकते हो कि मेरी होल्डिंग कितने परसेंट है। नंबर 2 एनसीआई कितने परसेंट है। एनसीआई मीन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर मैंने किसी कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए हैं तो बताइए उस कंपनी का एनसीआई कितने परसेंट होगा? 20%। 20%। इसका सिंपल तरीका, जी बिल्कुल, इसका सिंपल तरीका ये होता है 100% में से उतना हिस्सा माइनस कर दो, ठीक है। तो और तीसरी चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अब मैं 2 चीजें बोल चुका हूं, डेट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ एनसीआई, और तीसरा सबसे अहम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसके लिए डेट चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये 3 इंफॉर्मेशन देनी है मैंने। परसेंटेज होल्डिंग, कितने परसेंट होल्ड किया, और ये अगर ना दिया हो तो कैसे निकालोगे ये भी देख लो। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि होल्डिंग कितने परसेंट है तो आप कैलकुलेट ऐसे करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, number of shares acquired, whole divided by total shares of S into 100, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी। यहां एक चीज मेरे माइंड में आई है, जरा देखते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल यहां ला रहा हूं, छोटी सी बिल्कुल मामूली सी एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एस कंपनी की जो इक्विटी है वो ये शो कर रही है कि इसके 5 मिलियन शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी, और एक शेयर 10 रुपीस का है। ये बन गया 500 मिलियन, ये रुपीस इन मिलियन। और फिर वो कहता है जी कि 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स $2 million शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच, 200 मिलियन। बस मैंने ये लिख रहा, बाकी तो रिटेन अर्निंग वगैरह मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं वो जरा देखते हैं। P acquired 4 million ordinary shares and 1.5 million preference shares। इन एस। मैं आपसे कहता हूं कि परसेंटेज होल्डिंग बताओ कितने परसेंट है, कैलकुलेट करके बताओ। जी बोलिए। सर 80%, 80% सर। 50%, 60 बोला 50, 80 सर। 80%। यहां पर अगर कैलकुलेट करो, परसेंटेज होल्डिंग जो है वो 80% बनती है। ये बिल्कुल ठीक से आपने बताया। मैं एक पॉइंट यहां पर इस एग्जांपल के थ्रू मैंने क्यों ये एग्जांपल ली वो जरा समझिएगा। ये ऑर्डिनरी शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर है, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होती है, ठीक है। आपने 4 मिलियन शेयर ऑर्डिनरी एक्वायर किए और 1.5 मिलियन प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट यहां मिस्टेक क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी होल्डिंग में ले आता है, गलत। प्रेफरेंस शेयर्स क्या कोई वोटिंग राइट नहीं होता। अगर आप उसका 100% शेयर भी एक्वायर कर लो ना,
तो होल्डिंग 0%। होल्डिंग सिर्फ कैलकुलेट होती है ऑर्डिनरी शेयर्स पे, इसलिए मैंने बेशक यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो लिख लीजिएगा कहीं पे नोट में कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स पे बेस करेगा। आप समझ आ गए मेरी बात? परसेंटेज ऑफ एनसीआई अगर मैंने निकालनी हो तो क्या करूंगा? अगर नहीं गिवन, वो तो खैर अभी जैसे हमने डिस्कस किया 100% में से आप परसेंटेज होल्डिंग माइनस ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ एनसीआई आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है डेट ऑफ एक्विजिशन। कि किस दिन आपने इसको एक्वायर किया था, क्योंकि जिस दिन एक्वायर किया था उससे पहले का प्रॉफिट से हमारा कोई लिंक नहीं है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा कंसोलिडेशन में। लेकिन जिस दिन से एक्वायर किया है उसके बाद का जो प्रॉफिट है बिल्कुल वो हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। ओके, ये तो पहली वर्किंग थी जिसका 1 मार्क होता है, ये याद रखिए। अब वर्किंग 2 आइएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में बनाओ। मसलन मैं आपको एक बुक का रेफरेंस देता हूं, एक बुक में देख रहा था, उसने क्या किया, उसने ग्रुप स्ट्रक्चर इस तरह बनाया हुआ, सर्कल बनाया हुआ और 80% होल्डिंग है तो उसने इस तरह शो कर दिया 80%, 20% और यही डेट ऑफ एक्विजिशन लिख दी। ओके, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे मर्जी लिखूं, मुझे सिर्फ ये इसलिए चाहिए इंफॉर्मेशन कि वो यहाँ यूज़ करनी है। आप पहले मैंने ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और इन 3 चीज़ों के लिए मुझे पहले 2 वर्किंग अलग से बनानी पड़ेगी। एंड वर्किंग 2 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये याद रखना है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्किंग है कि अगर इसके अंदर एरर हो गई तो आगे भी एरर जाएगी। ये इतनी यानी ये क्रिटिकल है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना। खैर यहाँ पर अभी कोई मुश्किल नहीं लगेगी, जब आगे बढ़ेंगे तो ये मैं इसलिए अभी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा नेट एसेट्स ऑफ एस मीन सब्सिडरी कंपनी। मुझे सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स चाहिए। अब नेट एसेट्स कौन सी डेट के चाहिए? 2 डिफरेंट डेट के चाहिए। एक एट एक्विजिशन डेट, जिस दिन मैंने बिजनेस एक्वायर किया था उस दिन नेट एसेट क्या थे इसके। एट रिपोर्टिंग डेट, जिस डेट को मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं ईयर एंड पे, उस डेट को हमारे नेट एसेट क्या थे इसके। यकीनी बात है कि जो नेट एसेट में चेंज आएगी वही मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय वर्ड लिख रहा हूं रिजल्ट्स, पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स। इट कैन ईदर बी अ प्रॉफिट और अ लॉस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन लॉस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर आपने सारे लिस्ट डाउन करने हैं नेट एसेट्स। टेल मी व्हाट आर द नेट एसेट्स? इस नेट एसेट कहते किसको हैं? एनी स्टूडेंट? वो मैं जी जी बोलिए। इक्विटी सर। इक्विटी, अच्छा। वैसे टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स को इक्विटी तो हम बाद में कहते हैं, पहले नहीं कहते। टोटल एसेट्स का मतलब होता है, नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब मैं जरा लॉजिकली समझाना चाहता हूं इक्विटी क्यों है। अगर मैं कहता हूं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू नेट एसेट्स, तो क्या टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इक्विटी के इक्वल नहीं आएगा? यस, 100% इक्वल आएगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। अब बजाय ये कि मैं इतनी लंबी लिस्ट लिखूं टोटल एसेट की, टोटल लाइबिलिटीज की, अगर मैं यहां सिर्फ इक्विटी लिख दूं,
मेरा मसला हल हो जाता है। किस कंपनी की इक्विटी? एस की, ये ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। इक्विटी में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल आपको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहां दिया होगा, वो आप डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी लिखोगे, रिपोर्टिंग डेट पे भी लिखोगे, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। फिर इसके साथ साथ शेयर प्रीमियम भी आता है ना कैपिटल के साथ साथ, तो जो शेयर प्रीमियम है वो भी यहां पर आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। जो रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट पे आ रही है, यानी जिस दिन आपने सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर किया था, जिस दिन आपने सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर किया था उस दिन रिटेन्ड अर्निंग क्या थी, ये कहलाएगी प्री। ये मैं पूरा लफ्ज पढ़ूं तो मैं कहूंगा प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, जिस दिन मैंने बिजनेस एक्वायर किया था। और जो रिपोर्टिंग डेट को आ रही है, ये रिटेन्ड अर्निंग कौन सी होंगी, बोलिए आप? पोस्ट पोस्ट नहीं, एज एट। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाते हो, ये फॉर द पीरियड नहीं होती, ये एज एट होती है, यानी इस रिटेन अर्निंग में ये भी शामिल है, इसलिए इसको एज एट लिखा। अलबत्ता इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। अब मुझे एक एक आइटम का पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट नहीं निकालना होता, हम इसको टोटल करते हैं। अब इसको टोटल किया, इसका आंसर आता है सपोज ए। ये मैं असल ना ए बी सी वर्ड यूज करता रहता हूं इसमें, खास तौर पे कंसोलिडेशन में, तो ये ज़हन में रखिएगा। बी, ए का मतलब मैं ले रहा हूं नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट, और बी को ले रहा हूं, बी मीन नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। तो बताइए पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट जो होगा वो क्या बनाएगा? बी माइनस ए यानी सी। सी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए। अगर मैं बी में से ए माइनस कर लूं तो जो आंसर आ रहा है वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट है। इफ द आंसर इज इन पॉजिटिव, तो बताइए कि ये प्रॉफिट होगा या लॉस? अगर सी जो आंसर मैं कैलकुलेट करता हूं, सी का जो आंसर आता है ये पॉजिटिव आता है, तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जी सर, प्रॉफिट प्रॉफिट जी, होगा। ठीक होगा ये प्रॉफिट, क्योंकि नेट एसेट बढ़ रहे हैं और नेट एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है, और अगर ये कम हो रहे नेगेटिव में आ जाता है तो लॉस है। इररिस्पेक्टिव ये प्रॉफिट आ रहा है लॉस, मैंने इसलिए यहां वर्ड रिजल्ट लिखा, ठीक है। अब यहां तक ये एक वर्किंग है। अच्छा, ये वर्किंग अभी आप देख रहे हो, आप कहोगे कि सर ने तो अभी कहा है जी कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये तो कुछ भी नहीं है भाई। इसको तो अभी मैंने बेसिक लेवल पे लिखा ना, अभी ये जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा ये वर्किंग्स बड़ी होती जाएंगी, इसमें बहुत सी चीजें ऐड होंगी। अभी मैं सिर्फ बेसिक लेवल पे रह रहा हूं, पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जैसे 2 वर्किंग बन गई, अब मैं ये 3 कैलकुलेट करूंगा, और इसको हम नाम देते हैं वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, ठीक है। यही बेसिक 5 वर्किंग। वर्किंग 3 इज गुडविल। अब इसकी चूंकि डिटेल में डिस्कशन करनी है, ये 2 लेक्चर मेरे ले जाता है सिर्फ गुडविल, इसलिए ये वर्किंग चलती रहेगी आगे, ये मैं आज नहीं मुकम्मल करूंगा। व्हाट इज अ गुडविल? एनी स्टूडेंट मुझे आप बता दो गुडविल होती क्या है? जी हशाम हुसैन, आप बताइए। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, आप नहीं बोलते हो तो मैं बोलता हूं। हशाम, गुडविल क्या होती है? मोहम्मद अहमद, गुडविल क्या होती है? बेनिश कंवल, तो ये इंटेंजिबल एसेट है और इसकी कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू है उसको गुडविल कहते हैं। जी ठीक है, आप इस तरह कह सकते हो कि द एक्सेस ओवर द नेटवर्थ, एक्सेस पेमेंट ओवर द नेटवर्थ इज नोन एज गुडविल।
एक बिजनेस जो है वो 50,000 रुपए का है और मैं उसको 60,000 रुपए दे रहा हूँ, 10,000 जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ? ओनली फॉर द रेप्यूटेशन। जो हालांकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, फिजिकली कोई चीज़ नहीं मिल रही, एंड दैट 10,000 इज नॉन एज नेट गुडविल। अब गुडविल के IFRS 3 ने 2 मेथड्स बताए हैं। एक तो प्रोपोर्शनेट मेथड, मेथड नंबर 1 proportionate method। प्रोपोर्शनेट मेथड में हम ये कहते हैं, लॉजिक ये देते हैं, ये ओल्ड मेथड भी है, इसको आप ओल्ड भी कहते हैं, और वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वेरी नियर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज आ रही है इसके अंदर, 2 मेथड हैं लेकिन अभी दोनों हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर आप सिर्फ उतने % गुडविल शो करोगे जितने % बिजनेस एक्वायर किया है। मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस है, उसका 60% बिजनेस एक्वायर किया है, 60%, ठीक है, तो मैं 60% गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। ये प्रोपोर्शनेट मेथड करने कहता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यानी जो आप बिजनेस खरीद रहे हो एस कंपनी से, जितने % भी बिजनेस खरीद रहे हो, जितने % भी आप शेयर्स खरीद रहे हो, उसके साथ आपकी क्या अमाउंट तय पाई है। फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये जरूरी नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी हो, इसकी भी अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है। फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे, अगर दी हुई है तो इट्स ओके। इसमें ऐड करोगे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ NCI इन नेट एसेट्स। लाइक अब जरा माइंड में रखिएगा एक थोड़ा सी चीज को, ताकि ये मैं न्यूमेरिकली इसको थोड़ा सा समझा सकूं परसेंटेज में, कि अगर आपने 80% बिजनेस एक्वायर किया है सब्सिडरी कंपनी का, 80% बिजनेस, तो बताइए फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हो वो 80% की होगी ना, 80% की। लेकिन बिजनेस में जो कंट्रोल आप ले रहे हो, कंट्रोल क्या आपका 80% है या 100% है? मुझे ये जवाब दे दो सर। 100%। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने पढ़ा पावर आ गई हमारे पास, हम जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। हम ऑडिटर को रिमूव करें, हम डायरेक्टर को रिमूव करें, ऑडिटर को पॉइंट करें, डायरेक्टर को पॉइंट करें, वॉट एवर इट विल बी, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 100% पे लाना चाहिए मुझे, जबकि पेमेंट 80% की है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी कि जो नेट एसेट मैंने एक्वायर किए हैं, नेट एसेट मैंने एक्वायर किए हैं ये वाले, इन नेट एसेट में NCI का शेयर कितने % है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? नेट एसेट लीजिएगा, कौन से नेट एसेट लूं? ये तो 2 है, A और B, कौन सा लेना चाहिए, A या B? शाबाश, लॉजिक सोचो, थिंक करो लॉजिकली। A। Sir, at date of acquisition में देना जी, रीजन ये है कि गुडविल कब कैलकुलेट होती है? जब कोई आप चीज खरीदोगे। IS 38 हमें 2 गुडविल बताता है। वो कहता है एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो खरीदी जाती है। जब आप एस कंपनी का बिजनेस 80% शेयर्स खरीद रहे हो, तो यकीनी बात है कि जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो गुडविल ही तो है, ये परचेज गुडविल ही तो है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप इनहेरेंट गुडविल की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होती है कि आप बिजनेस नया शुरू करते हो, नो वन नोज अबाउट योर बिजनेस,
लेकिन वक्त के साथ साथ आपके बिजनेस की वर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी बिजनेस की गुडविल बनना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं इनहेरेंट गुडविल। और IAS 38 हमें ये गाइडलाइन देता है कि इनहेरेंट गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, वो IAS 38 में पढ़ेंगे, छोड़ दें यहाँ पर। सो ये परचेज गुडविल है, तो आप इस नेट एसेट्स को लोगे और इसको कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज ऑफ NCI, ये जो यहाँ कैलकुलेट की हुई है। ये देखें, अब ये सारी चीजें मैं यहीं से लूंगा, A इंटू परसेंटेज ऑफ NCI, जो भी अमाउंट आएगी वो यहां पर आ जाएगी। अब ये खुद बहुत 100% हो गया ना। अब इसको कंपेयर करूंगा मैं फेयर, इसको यानी कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स एक्वायर्ड। जो भी गिवन होंगे, ये A वाली वैल्यू है। अब इसमें से A लेस कर दो तो जो आंसर आएगा दिस इज गुडविल। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस की वर्थ ज्यादा है और आपने कम में उसको खरीद लिया? ऐसा मुमकिन है? बिजनेस 400 मिलियन का आपने 360 में बाय कर लिया, जी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है। आप लोग तो कई जगह खामोश हो जाते हो। देखो, आप बिजनेस जब आप खरीद रहे होते हो तो एक डील सिस्टम होता है। एक सिंपल लॉजिक आपसे शेयर करूंगा जिसको आप भी एक्सेप्ट करोगे। ये सारी इंटेंशन ऑफ बायर और सेलर होती है। इफ समवन इंटेंड्स टू सेल समथिंग, यहां पर इंटेंशन सेलर की ज्यादा है, तो हमेशा याद रखें कि बायर कम रेट पे करेगा, क्योंकि उसको पता होगा, उसको पता होता है, ये इंफॉर्मेशन मार्केट में होती है कि ही इज विलिंग टू सेल। बट इफ द पर्सन इज इंटेंट्स टू बाय समथिंग, ठीक है, सो अब उसने खरीदनी है, अब इंटेंशन बाइंग की ज्यादा हो गई है, he always try to pay higher amount but always try to acquire that thing। इसी तरह बिजनेस में जब आप किसी बिजनेस को बाय करते हो तो बिजनेस की वर्थ को देखा जाता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आप एक्वायर कर लेते हो, कई दफा ऐसा भी होता है डूबते हुए बिजनेस को एक्वायर कर लेते हो, क्योंकि वो आप समझते हो कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा बिजनेस जो वैसे ही लॉसेज में जा रहा है और गिर रहा है और आप उसको खरीदना चाहते हो, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू उससे भी कम पे वो तैयार हो जाएगा पे कर देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, ये आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ प्लस डिस्कस किया, माइनस अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। सो दिस इज द प्रोपोर्शनेट मेथड गुडविल। अब जरा यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल से पहले मैं वैल्यू लेकर समझाऊं। बल्कि यही नेट एसेट लिखता हूं। जब मैं नेट एसेट कैलकुलेट करता हूं, नेट एसेट आते हैं 70,000 के, और आपकी जो रिपोर्टिंग डेट में जो आ रहे हैं वो 78,000। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, आपने 80% बिजनेस खरीदा है और ये बिजनेस आप बाय कर रहे हो 65,000 में, 65,000। अब ये 70% बिजनेस 65 में नहीं खरीद रहे हैं। बिजनेस जिसकी टोटल वर्थ 70,000 थी, उसका 80% वर्थ आप खरीद रहे हो 65,000। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शन शेयर ऑफ एनसीआई ऐड करूं, ए कितना है 70,000 और एनसीआई वही 20% लेते हैं, 70 का 20% लोगे तो 14,000 आ गया। अब इसको टोटल किया तो ये बन गया 79,000, और अब इसमें से मैंने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड ए वाली अमाउंट लेस कर देनी है। तो अब अगर देखिए तो 9,000 प्लस में आंसर आ रहा है, दिस इज
गुडविल अंडर प्रोपोर्शनेट मेथड, ये प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू हमने गुडविल कैलकुलेट की है। ठीक है, ये समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. ये नंबर 1। अब मैं जरा इसकी डिटेल में आ रहा हूं। मैंने अभी आपके सामने लिखा फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये अमाउंट आती का कैसे है और परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या चीज शामिल हो सकती है। परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड्स नंबर 1 कैश, ये इसके साथ लिखिएगा ऑन स्पॉट, यानी ऑन स्पॉट का मतलब बिजनेस खरीदा, शेयर्स कैश पे खरीदे, यानी साथ ही उसको कैश पे कर दिया। ठीक है। बी डेफर्ड पेमेंट, बिजनेस खरीदा, पी कंपनी ने इसका एग्रीमेंट हो गया कि ये प्राइस है और ये भी एग्री हो गया कि पेमेंट कब की जाएगी। दिस इज डेफर्ड पेमेंट। इसको पूरा इस तरह वर्ड लिखे जो स्टैंडर्ड नहीं लिखा, डेफर्ड कंसिडरेशन, पेमेंट की जगह डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज पेएबल इन फ्यूचर। जैसे नॉर्मल क्रेडिट सेल और क्रेडिट कैश सेल होती है ना, आप ये समझ लो कि हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, बिजनेस को खरीद रहे हैं लेकिन क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। उस बिजनेस को खरीदने में जो अमाउंट तय हो पाई है वो हमने फ्यूचर में पे करनी है। That is deferred consideration. 3 contingent consideration. Contingent consideration और deferred consideration में एक similarity है, और similarity क्या है कि deferred भी ये कहता है the amount shall be payable in future, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी यही कहती है कि अमाउंट शैल बी पेएबल इन फ्यूचर। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, और डिफरेंस क्या है कि डेफर्ड कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल वेयर एज कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इज कंडीशनल। अब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इस स्टेटमेंट से दोनों एक्सप्लेन करता हूं। अगर स्टेटमेंट में इस तरह कहूं कि पी कंपनी एग्रीड टू पे 200 million to S after 2 years, बस इतनी सी लाइन। When P company agreed to pay rupees 200 million to S in 2 years time, so this is known as deferred consideration। लेकिन अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं फिर फर्दर बोल रहा हूं, फिर सुनिएगा, और अगर मैं ये कहूं कि P company agrees to pay 200 million in 2 years time if the sales growth shall be 10%। अब यहां देखो कि P कंपनी ने ये एग्री किया है कि मैं 200 मिलियन पे करूंगा, लेकिन कंडीशन भी लगा दी अगर ग्रोथ इतने % हुई तो हम आपको इतनी अमाउंट पे करेंगे। दिस कंसिडरेशन इज नॉन एज कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है। 4th शेयर एक्सचेंज, यानी आप एस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद जिनसे भी खरीदे वो आखिर उस एस कंपनी के शेयर होल्डर है ना, उनको अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं। एस कंपनी के जगह पेमेंट कैश में करने के बजाय आप पेमेंट शेयर्स में कर देते हैं। ठीक है। और नंबर ई में मैं लिख रहा हूं एनी अदर कंसिडरेशन। इन 5 परचेज कंसिडरेशन में से अभी तक 3 पेपर में आ चुकी हैं। इसमें से कैश ऑन स्पॉट भी पेमेंट में पेपर, ये तो आता ही है सिंपली, डेफर्ड भी पेमेंट में आ चुका है, पेपर्स में आ चुका है, और शेयर एक्सचेंज भी आ चुका है। अभी तक उसने 2 चीजें पेपर में डिस्कस नहीं की, एक
कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन और एक अदर। ये अदर तो मैं अभी आपको समझाऊंगा अदर से क्या मीनिंग ले रहा हूं, ठीक है। अब इनमें से भी एक एक चीज को डिस्कस करना है। When P company acquired S company and make payment on spot, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैश कंसिडरेशन। और इसकी एंट्री क्या होगी, ये एंट्री साथ साथ आपने सीखनी है। अगर सिलेबस में देखो तो उसमें बड़ा क्लैरिटी में लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्रीज आर एग्जामिनेबल। गो के अभी तक उसने पास पेपर में इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, लेकिन आपने इसको माइंड में रखना है। जब पी कंपनी एस कंपनी को शेयर खरीदेगी तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ये एंट्री होगी ए के केस में। मुझे सिर्फ इतना बताइए ये एंट्री किसकी बुक में होगी, पी कंपनी की बुक में होगी या कंसोलिडेटेड बुक्स में होगी? पी कंपनी। अब ये याद रखिएगा मेरे पास तीन बुक्स हैं, जरा सुनिएगा, मेरे पास तीन बुक्स हैं। एक पी की बुक है, एक एस की बुक है और एक पी ग्रुप की बुक है। ये जो पी ग्रुप जिसके साथ लिखा हुआ है वो कंसोलिडेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये एंट्री कंसोलिडेशन की नहीं है, ये किसकी एंट्री है, इंडिविजुअल पी कंपनी की। और ये उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होती है। हमने पढ़ा तो है बेसिक रूल कि ये कैंसिल हो जाएगी, कंसोलिडेशन में कैंसिल की एंट्री होती है, ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ एंट्री होगी पी की बुक में। ये भी सीखना है आपने कंसोलिडेशन प्रोसेस में एंट्रीज किसकी बुक में कर रहा हूं, पी, एस और पी ग्रुप, ये तीन मुख्तलिफ बुक्स हैं, ओके। अब आइएगा डेफर्ड कंसिडरेशन। अगर आपकी पेमेंट डेफर्ड हो रही है, यानी अगर वो पी कंपनी और एस कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है कि पेमेंट शैल बी मेड इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली फिर तो हम उसको कॉन्टिंजेंट डेफर्ड कंसिडरेशन कहेंगे। और डेफर्ड कंसिडरेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं फर्दर। मेरा ख्याल है कल इसको शुरू करते हैं यहीं से, क्योंकि दरमियान में इसको नहीं छोड़ना चाह रहा। तो 5-6 मिनट रह गए, अभी अटेंडेंस भी लगानी है, तो कल इंशाल्लाह यहां से शुरू करता हूँ।